बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th केमिस्ट्री का 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था उसको डिस्कस किया था, उसकी यूनिट्स फाइंड की थी और हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होती है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपके पास वैल्यू है वो आपको दो इंफॉर्मेशन दे सकती है। आप उससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं और आप ये भी पता कर सकते हैं कि कितना रिएक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जब हम उसके अंदर इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती हैं आपके पास वो पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप जो Kc की वैल्यू है उसको आप लें और उसको कंपेयर करें उसी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन को पुट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो Kc होता है वो होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। Kc के साथ एक और कांस्टेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं Qc। Qc कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ये आपके पास रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपके पास जो है रिएक्शन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कोशेंट है रिएक्शन का। जो आपके पास रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कोशेंट है, इसमें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को पुट करना है वो कंसंट्रेशन होगी जो आपने इक्विलिब्रियम के ऊपर हासिल की है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद आप जो वैल्यूज़ इस Kc के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे जो उससे आंसर आएगा उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अलावा किसी भी टाइम पे रिएक्शन के अगर आप एक सैंपल लेते हैं और उसमें आप जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं और फिर उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं आप Kc की इक्वेशन के अंदर, तो अब जो आपके पास कांस्टेंट आएगा उसे हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट में आप प्रोडक्ट्स के साथ स्मॉल टी कंसंट्रेशन के साथ स्मॉल टी यूज़ कर रहा हूँ। ये स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम कि हमने किसी भी टाइम पे, ज़रूरी नहीं है इक्विलिब्रियम, किसी भी टाइम पे अगर आपने जो वैल्यूज़ ली हैं कंसंट्रेशंस की वो इक्विलिब्रियम के ऊपर ली हैं तो वो रिएक्शन कोशेंट फिर कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पे आपने एक सैंपल लिया रिएक्शन का जो आपका रिएक्टर था उसके अंदर से, उसमें से जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स थे उनकी कंसंट्रेशन फाइंड की और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट किया, तो अब वो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा रिएक्शन कोशेंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो हैं वो रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसका जो हमारे पास नॉन Kc है, जो Kc की वैल्यू है हमारे पास नॉन है वो है 57 एट 700 केल्विन के 700 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो आपके पास Kc की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने 700 केल्विन पे अचीव किया उसके ऊपर जो Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो आई है 57। अब सपोज ये रिएक्शन कैरी आउट हो रहा था, हमने अब यहाँ पे फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि इस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे Qc की वैल्यू पुट करेंगे, यानी आपने किसी भी जिस पॉइंट के ऊपर भी आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है आपने उस पॉइंट पे आपने निकालने हैं सैंपल। एक सैंपल निकाला रिएक्टर के अंदर से, फिर उस रिएक्टर के जो सैंपल आपने निकाला है उसको एनालाइज करके उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करके आपने उनमें से पता लगाना है कि इस सैंपल के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है। तो सपोज जो हमने एक सैंपल लिया एट टाइम टी टाइम के ऊपर हमने एक सैंपल लिया रिएक्टर में से
तो हमें ये पता लगा कि उस सैंपल में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो आपके पास आयोडीन की कंसंट्रेशन है वो 0.20 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह जो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट है, टाइम टी के ऊपर जो सैंपल था उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन थी 0.40 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने जो सैंपल लिया किसी भी टाइम टी के ऊपर, इन वैल्यूज़ को आप इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके अंदर पुट करें, क्योंकि अब आप ये जो एक्सप्रेशन की कंसिडरेशन पुट कर रहे हैं वो किसी खास टाइम टी पे, तो अब वो के सी नहीं होगा, वो क्यू सी होगा। तो आपके पास बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट टी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट टी और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एट टी। ये वैल्यू जब आप इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की इस फार्मूले के अंदर, ऊपर आप अब यहाँ पे 2 है HI के साथ, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आगे पास आ रहा है 8। QC की वैल्यू आगे पास आ रही है 8, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के। प्रोडक्ट्स के 2 हैं, रिएक्टेंट्स के भी 2 हैं, 1 + 1 2, तो इसलिए QC की जो यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं होगी। अब आपके पास QC की वैल्यू आ रही है 8। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो कि उम्मीद है कि आपको पता होगा, मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। जो फ्रैक्शंस होती हैं, ये जो फ्रैक्शंस होती हैं इनमें 2 वैल्यूज होती हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। किसी भी फ्रैक्शन का जो आंसर है अगर आप सॉल्व करते, सपोज आपके पास 5 और 6 है, यानी कि आपके पास न्यूमिनेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। ये आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इधर। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू 6/5 है, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन होगी तो आंसर हमेशा आपका 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ 1 के आगे कुछ और आंसर होगा आपका। अगर आपके पास न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है तो आंसर 1 से कम। अब कितना कम और कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जब न्यूमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था, तो अगर आपके पास आंसर यहाँ पे लिखा हुआ हो बहुत बड़ा, यानी कि सपोज इधर आपके पास आंसर लिखा हुआ है 6000 आंसर का मतलब प्लस 6000 है, 1 से बड़ा है ना, लेकिन 1 से 6000 है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूमिनेटर है आपका ऊपर जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए डिवाइड करके आंसर आपके पास 6000 आया है। इसी तरह अगर आपके पास जो फ्रैक्शन का आंसर है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी 0.0001, तो अब ये वैल्यू 1 से काफ़ी छोटी है, तो इसका मतलब है जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू नोमिनेटर से काफ़ी बड़ी है। एक दो फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शन का 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्टेंट्स जो आपके पास ऊपर वैल्यू है न्यूमिनेटर वो बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो बहुत छोटा है कंपेरेबल टू न्यूमिनेटर। इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शन का आंसर 1 से बहुत ज़्यादा छोटा आए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और न्यूमिनेटर की क्वांटिटी कम है। अब देखें आपके पास यहाँ पे QC की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8। QC की वैल्यू आपके पास आ रही है 8। अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो है 57। QC की वैल्यू 8 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 57। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वैल्यू बड़ी है QC से, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा
ताकि आपके पास आंसर 57, 8 है ना, 1 से तो बड़ी है लेकिन 8 हमें और बड़ी वैल्यू चाहिए। और बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है? और बड़ी वैल्यू इस फ्रैक्शन में कैसे आएगी? जब आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होना शुरू होगी, यानी आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तब आपके पास ये 857 बनेगा ना। इसलिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर QC की वैल्यू जो है वो छोटी हो, ये जो लेस देन का साइन है KC से, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से QC की वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह अगर QC की वैल्यू बड़ी है KC से, कि QC की वैल्यू बड़ी है KC से, तो अब आपका जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि अब अगर सपोज यहाँ पे इसका आंसर होता 80 और KC आगा 57 था, तो 80 को 57 कैसे किया जा सकता है? जब आप अपना डिनोमिनेटर बड़ा करेंगे तभी आपके पास ये 80 कम होके 57 बनेगा ना। वैल्यू 1 से बड़ी है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू को फ्रैक्शन में कम करने का तरीका क्या होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर को बड़ा करें। तो डिनोमिनेटर क्या है? रिएक्टेंट्स है ना, यानी रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन खुद बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो QC की वैल्यू है अगर KC से बड़ी हो तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा होगा। अगर QC की वैल्यू इक्वल है KC के, क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो अब आपका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है। मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों सेम है। डायरेक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है सेम स्पीड के साथ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर QC की वैल्यू छोटी होगी KC से तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अगर QC रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फिर आपका जो रिएक्शन है वो एट इक्विलिब्रियम होगा और डायरेक्शन दोनों की जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड है दोनों एट द सेम रेट पे अकर हो रहे होंगे। तो ये था आपने जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड की है KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन को यूज करके आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड की है कि खास वक्त पे किसी भी जो आप वक्त देखते हैं, आप एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और उसके 2 मिनट के बाद आप सैंपल ले लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि 2 मिनट के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। इस अब ये क्योंकि ये आपके पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है इसमें दोनों रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी। तो अगर आपके पास QC की वैल्यू छोटी आती है KC से तो इसका ये मतलब है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड डायरेक्शन हो ही नहीं रहा, लेकिन जो रेट ऑफ डायरेक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो ज़्यादा है और रेट ऑफ डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन का जो है वो कम है। इसी तरह अगर आपके पास QC की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है KC से तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अब बैकवर्ड ज़्यादा हो रहा है और फॉरवर्ड थोड़ा कम हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन हो रहे होंगे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन या फॉरवर्ड का ज़्यादा होगा या बैकवर्ड का ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ जो हम KC से फाइंड कर सकते हैं वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आपने KC की वैल्यू को KC की वैल्यू कंपेयर करना है। अगर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लार्ज KC वैल्यू, तो लार्ज KC वैल्यू कैसे आएगी? अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के अंदर अगर न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो तब आपकी वैल्यू जो है KC की वो ज़्यादा होगी। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स। तो लार्ज वैल्यू फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम के ऊपर KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन है, एग्जांपल आपको दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीडेशन होती है CO2 में, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 2 × 10 2.2 × 10 पावर 22 है। 2.2 × 10⁻22 है। 100 केल्विन पे 1000 केल्विन पे रिएक्शन होता है। तो 2.2 × 10⁻22, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 से वैल्यू कितनी बड़ी होगी, क्योंकि 22 के बाद 22 जीरोज हैं यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर
इसका मतलब यह है कि जब आपने इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो जो रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स के अंदर, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो बिल्कुल निग्लेजिबल अमाउंट उनकी अब रह गई है बाकी। तकरीबन सारी की सारी अमाउंट रिएक्टेंट्स की 99% जो कन्वर्ट हो गए। इतनी बड़ी वैल्यू केसी का मतलब है कि ऑलमोस्ट 99%, हो सकता है 100% हो जाए, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो 100% मुश्किल है। तो 99.99% जो रिएक्टेंट्स हैं आपके वो कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो सेम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है उनकी स्पीड सेम हो गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो गया है, और ये किसी भी वक्त अचीव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, या जिस तरह इस कंडीशन में कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अब बहुत कम है, निग्लिजिबल है, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और तब जाके आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। इसी तरह अगर केसी की जो वैल्यू है वो स्मॉल हो, स्मॉल का मतलब 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो, 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो। ये वैल्यू लार्ज का मतलब है कि 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, पॉजिटिव में हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो 1 से, और स्मॉल का मतलब है कि 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। जैसे आपके पास रिएक्शन है अमोनिया, ब्रेक डाउन होता है N2 + H2 में, इसका जो केसी आता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो आपकी इसकी केसी की वैल्यू आती है वो आती है तकरीबन 3 × 10⁻⁹। अब ये 3 × 10⁻⁹ आ रही है आपके पास केसी की वैल्यू। तो ये वैल्यू अगर आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये 1 से कितनी छोटी है, इसका मतलब है कि 0.-9 है ना, तो 9 0 और फिर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros और फिर 3, तो 1 से ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ अमोनिया के इस रिएक्शन के अंदर, तो आपके पास, क्योंकि अभी वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब है कि आपके पास डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी छोटी वैल्यू में निग्लिजिबल ही समझ लें, बहुत कम है। जो आपके पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कम प्रोडक्ट बना था कि आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब इसमें तीसरा केस जो आपके पास क्या आता है कि केसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है, नॉर्मल वैल्यू है, मतलब कि 200 300 500 1 2 0.11 0.62 इस तरह, ना इतनी, जिस तरह ये देखें ना 3.10⁻⁹ या फिर 2.2 × 10⁻22, ना इतनी बड़ी है ना इतनी छोटी है, नॉर्मल वैल्यू आपके पास 1000 से कम है या 0.001 से ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है उन्होंने, ब्रेक डाउन होता है N2O4 का 2NO2 में, तो इसकी जो केसी की वैल्यू है 0.311, यानी कि इस रिएक्शन में जो आपके पास N2O4 ब्रेक डाउन हो रहा है NO2 में, इसमें जो केसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे अचीव होती है वो होती है 0.31। तो जब ना वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तकरीबन एक दूसरे के इक्वल ही हैं, उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शन के अंदर इसका क्या मतलब बनेगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो तकरीबन कंपेरेबल है, बराबर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो केसी की वैल्यू जब बहुत बड़ी होती है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स बहुत कम है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। केसी की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा छोटी होती है इसका मतलब है रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट बहुत कम है। और केसी की वैल्यू जब नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका जो रिएक्टर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी है वो तकरीबन कंपेरेबल है, सेम है या ऊपर नीचे होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा उसके अंदर।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे हम Kc की वैल्यू यूज़ करके पहले तो ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, कि किसी भी ख़ास टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा हो रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा हमने ये देखा कि Kc की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम के ऊपर हम फाइंड करते हैं वो क्या बताती है रिएक्शन एक्सटेंट के बारे में, कि कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर, या इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टर के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितने रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आपने एक दफ़ा रिवाइज करना है, बुक के साथ लेक्चर को मिला के देखना है। जो लास्ट हमारे लेक्चर हो गए, तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 9 सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लास 10th की केमिस्ट्री का, वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो जितनी भी बाकी चैप्टर के अंदर चीज़ें रह गई हैं उनको देखेंगे और इंशाल्लाह एक्सरसाइज करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर को आपने दोबारा एक बार देखना है बुक के साथ, बुक सामने खुली हुई हो और तब आपने लेक्चर सुनना है। और जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपने बुक से कंपेयर करनी है, तब आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। बहुत